चलो आवाज आ रही है? आ रही जी आ रही। देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझ में आ रही है अपन को कि इसको स्ट्रॉन्ग बोलते क्यों है, क्योंकि भाई ये अपने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है H प्लस और Cl माइनस में। और ये जो है इसके 1000 में से एक कोई मॉलिक्यूल होता है जो जाके टूटता है। कितना वीक है ये, दिख रहा है ना? एक H प्लस निकला और इससे 1000 H प्लस निकल गए। दोनों के 1000 मॉलिक्यूल्स ही लिए थे अपन ने, पर इसके टूटे ही नहीं उतने। बताओ ये बात दिखी? जी बोलो ये बात दिखी? तीनों की आवाज आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रॉन्ग एसिड सारे मॉलिक्यूल तोड़ देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नेचुरली ही बहुत सारे H प्लस देता है। अपन डाइल्यूट कर दे तो कम हो ही जाएंगे, तो इसके भी कम हो जाएंगे। अपन कॉन्सेंट्रेट कर दे इसके भी बढ़ जाएंगे, उसके भी बढ़ जाएंगे, है ना? पर स्ट्रॉन्ग एसिड नेचुरली ही ज्यादा दे रहा है तो हमेशा उससे आगे ही रहेगा। बताओ बात समझ गए? तीनों समझ गए ना बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो ये है स्ट्रॉन्ग और वीक। और जो मैंने इसके पहले बताया था वो था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से? जी गोपाल चलो वेटिंग। आ जाओ। चलो एक सेकंड। चलो ठीक है, मिटा दूं ना? बताओ। चलो आ जाओ आगे बढ़ते। गोपाल आवाज आ रही थे को? हाँ चलो ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है ना उसमें एक प्रैक्टिकल की नॉलेज दी है थोड़ी सी, कि प्रैक्टिकल्स में एक चीज का जो ध्यान रखना है वो चीज बताइए, और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, उसमें पूछी जाती है एग्जाम में। समझा देता हूँ, छोटी सी चीज है। देखो क्या होता है, अब जब पानी में तुम एसिड मिलाते हो, अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना? जब पानी में एसिड मिलाते हो, HCl को मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो क्या हो जाता है यहाँ पे H3O प्लस आयन निकल जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। ये चीज याद है? बताओ। जी H प्लस लिखो H3O प्लस आयन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि H प्लस भी बाद में ही बन जाता है जाके, है ना? तो ये रिएक्शन ऐसी टाइप की कुछ होती है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बताओ मेरे को। जिसमें हीट, हाँ जिसमें हीट इवॉल्व होती है। हाँ इवॉल्व होती है यानी रिलीज होती है, ठीक है? इसमें तो हीट, गैस अगर इवॉल्व होगी तो भी वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी। नहीं नहीं, अब गैस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। गैस जो है इवॉल्व हो तो भी हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, नहीं हो सकता है नहीं। देखो कैसे दिखाऊं एग्जांपल तो कोई, चलो ठीक है, एक ऐसा देखो, एक याद है, देखो ये OH उल्टवाइज था, लाइम वाटर और CO2 का टेस्ट है ना? अच्छा नहीं, इसमें तो गैस, अब देख इसमें गैस जो है क्या कर रहा हूं मैं, गैस को रिएक्ट करा रहा हूं इसके साथ, पर फिर भी जो है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, समझे? तो गैस निकले नहीं निकले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देख यहाँ पे तो गैस रिएक्ट कर रही है, तू जो बोल रहा है उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे, है ना? फिर भी एक्सोथर्मिक है। तो ऐसा कुछ गैस से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। ये थोड़ा सा अब याद करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा डीप और जाना है ना तो वो थर्मोडायनेमिक्स करके एक अलग सब्जेक्ट ही रहता है, 11th में आएगा तुम लोग को, है ना? केमिस्ट्री में, मतलब फिलहाल तो चैप्टर के रूप में आएगा, पर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है वो। तो उसमें ये सब पढ़ते हैं हीट के बारे में, देखोगे आगे। चलो छोड़ो। तो अभी ये क्या है, इतना याद रखना पड़ेगा कि जो एसिड है जब उसको पानी में मिलाते हैं, एसिड को मैंने क्या किया, पानी में मिलाया, तो ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बताओ याद रहेगा? जी बस एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है। यानी क्या होने वाला है कि जैसे कोई मैंने बीकर लिया, है ना, कोई ग्लास लिया मैंने, मान लो उसमें एसिड है ना? एसिड को पानी में मिलाऊं या पानी को एसिड में मिलाऊं, एक ही बात है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि मैंने एसिड डाला है और पानी डाला, तो गर्म होगा, एक्सोथर्मिक है। तो वो जो हाथ में मैं पकड़ा हूं ना वो छूट भी सकता है मेरे हाथ से, बहुत गर्म हो जाता है एकदम से। बात समझे? बोलो बात समझे? जी है ना? तो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, लैब में नहीं चलेगा ना ये, क्योंकि भाई हाथ में तुम एसिड पकड़े हो या कुछ पकड़े हो, बीकर कोई टेस्ट ट्यूब पकड़ी है, एकदम से गर्म हो गई, हाथ से छूट गई, ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर उधर एसिड उचट सकता है, हाथ पे लग सकती है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके कारण अपन को एक प्रोसीजर सा फॉलो करना होता है थोड़ा सा, एसिड को पानी में मिलाते हुए। यही लिखा है एनसीईआरटी में किस तरह से मिलाते हैं। तो सबसे पहले तो पहली चीज ये है अपनी कि कभी भी
कभी भी एसिड को पानी में नहीं मिला, नहीं सॉरी, कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना। हाँ देखो मैं लिख देता हूँ, ऐड एसिड टू पानी वाटर। हमेशा ज्यादा लेते हैं। देखो मतलब सुन, नहीं वापस बोलना मैं, मतलब जो एसिड और वाटर का रेशियो रहता होगा उसमें वाटर ज्यादा रहता है ना, जब उसको डाइल्यूट करते हैं। हाँ रह सक हाँ कह सकते हैं। देखना हर बार जरूरी नहीं डाइल्यूट ही करना अपन को, दूसरे भी काम रहते हैं अभी जो तुमने नहीं पढ़े, तो अलग अलग काम के लिए हो सकता है। ये चीज ऐसी रहती है कि भाई एसिड में पानी को नहीं मिलाना है बस। हाँ। क्या हो जाएगा देखो, मैं या तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ, अपने आप याद रहेगी ये चीज। एसिड जो है तुमने बहुत सारा भरा हुआ है एक बीकर में, ठीक है, एसिड जो है अपना बहुत सारा एक बीकर में भरा हुआ है, मैंने क्या किया उसमें पानी की एक बूंद डाल दी बस, है ना, एक वाटर की बूंद डाली है, तो यहाँ पे भाई जितने भी HCl होंगे उस पानी में, ये क्या कैसा था, अनस्टेबल था, ये चीज याद है ना, ये बड़ा अनस्टेबल था। हाँ। तो जैसे ही इसको पानी मिलेगा, सारे के सारे HCl क्या चाहेंगे कि हम टूट जाए इनमें। बताओ बात समझे। हाँ। जी तो क्या होगा, वो रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप की हो जाएगी, है ना, सारे HCl मॉलिक्यूल तेजी से आएंगे उस पानी के मॉलिक्यूल की तरफ कि हमको अपना H+ और Cl- अलग करना है। समझे बात को, हाँ। है ना, एकदम बसर सी हो जाएगी पूरे सारे मॉलिक्यूल्स में HCl के। तो वो बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप की रिएक्शन होगी कि अगर एसिड है बहुत सारा, उसमें एक बूंद भी पानी की डाल दी ना, तो एकदम स्प्लैश आउट हो जाता है, स्प्लैश एंड बर्न ऐसा करके कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। तो इसलिए जी क्या है कि अपन को क्या करना पड़ता है, एसिड को पानी में डालना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा पानी है, अब उसमें मैंने एसिड के थोड़े धीरे धीरे करके मैं एसिड डाल रहा हूँ, तो अब जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल गिर रहे हैं उन सबको बहुत पानी मिल, तो वो आराम से अपने H+ और Cl- में टूट सकते हैं। कोई ऐसा एक्सप्लोसिव टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही। बात समझ में आई। हाँ। जी जी ठीक है, तो एसिड अगर मैं पानी डाल दूंगा एसिड में, तो सारे मॉलिक्यूल्स एसिड के भागते चले आएंगे उस पानी की तरफ, क्योंकि वो चाहते हैं हम टूट जाए दो मॉलिक्यूल्स में, तो इसलिए एक्सप्लोजिव टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, तो स्प्लैश हो जाएगा, मतलब टेस्ट ट्यूब से एकदम से जो एसिड है वो छलक के एकदम से बाहर निकलेगा, बहुत एक्सप्लोजन टाइप का हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं पानी जो है लूंगा एक बीकर में, उसमें एसिड डाल दिया, तो अब क्या होगा, मैं धीरे धीरे एसिड की कंसेंट्रेशन कम कर रहा हूँ। बात तो वही है ना कि एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में डालो, तो क्या प्रिफर करते हैं अपन, एसिड को पानी में डालो। क्यों, क्योंकि पानी रखा रहेगा, उसमें एसिड डालोगे धीरे धीरे, तो जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स गिरेंगे वो सारे आराम से टूट सकते हैं दोनों में, क्योंकि पूरा पानी तो है उसमें, तो पानी की बहुत सारी वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि एकदम से पानी डाल दिया तो सारे मॉलिक्यूल भागने लगेंगे कि हमको अपना H और Cl अलग कराना है, ऐसा नहीं होगा। उसमें आराम से सारे मॉलिक्यूल्स को टाइम मिलेगा अपना, H और Cl अलग करा पाएंगे, तो वहां पे एक बड़ा ऑर्गेनाइज टाइप की रिएक्शन होगी, तो इस तरह एक्सप्लोजन टाइप नहीं होगा, तो इसलिए एसिड को पानी में डाला जाता है। समझे बात को। हाँ। ठीक है, आ जाओ मैं रीड कर लेता हूँ, एनसीईआरटी पेज 24 पे आ जाओ। अच्छा एक छोटी सी चीज और है ना, पानी में डालो एसिड को, दूसरी चीज ये है, एक कांस्टेंट स्टरिंग करते रहना है, कांस्टेंट स्टरिंग। कुछ नहीं, बस वो पानी जो है जिसमें आप डाल रहे हो उसको लगातार घोलते रहना है, स्टरिंग यानी घोलना। क्या मैं वापस बोल रहा हूँ, हाँ, मैं भी वही बोला तो बार बार लगातार चलाते रहना। हाँ चलाते रहना है बस वही, और उससे है ना, तो होता क्या लगातार बस है? चला इसलिए रहे अपन। अरे यार तेरी आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है, माइक एक बार थोड़ा चेक कर अपना, या उसकी वॉल्यूम बढ़ा ले बस माइक की अपनी। एक सेकंड में करता हाँ हूँ। अभी पेज आ रही 24 पे है। आ जाओ पहले जल्दी से। हाँ हाँ अब ठीक आ रही है थोड़ी, हाँ बोलो। मैं ये पूछा था कि उसको बार लगातार घोलने से होगा क्या? हाँ कुछ नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टरिंग का इतना फायदा नहीं है, बस वो है कि एसिड जो डाल रहे हैं ना वो इवनली पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसी हाँ। एक्सप्लोजिव टाइप की रिएक्शन होगी कहीं भी। जैसे ऐसा समझ ले कि मेरे पास पानी का बीकर है, हाँ। इसमें बहुत सारा पानी है, इसमें मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली ऐसे बहुत सारा ऐसे ऊपर से ऐसे करके, यहाँ से कोई टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, है ना, उसको मैंने सीधे उलट दिया, मैं पूरा एसिड एक साथ डाल रहा हूँ साथ में। तो अब ऐसा सोच के देख कि जो एसिड जो मैं डाल रहा हूँ इसके जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, ये तो अभी भी तेजी से भागेंगे पानी की तरफ, तो एक्सप्लोजन टाइप की रिएक्शन कभी भी हो सकती है। पर अगर मैं इसको लगातार घोलते रहूंगा और धीरे धीरे डालूंगा, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बोला एनसीईआरटी, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे और घोलते रहोगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लगातार ये जो जैसे ये ड्रॉप गिरी ये फटाक से मिल गई, अगली ड्रॉप आई वो फटाक से मिल गई, अगली ड्रॉप आई फटाक से वो हो गई अपना
ये डिसोसिएशन आराम से हो रहा है सबका, है ना, एक ऑर्डर में होगी रिएक्शन, एक्सप्लोजन नहीं होगा। समझ गए? हाँ, समझ गए। चलो ठीक है। जी आ जाओ 24 पेज नंबर पे आ जाओ। एक्टिविटी के नीचे से रीड कर रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, एक्टिविटी भी रीड कर लेते हैं। कुछ नहीं लिखा एक्टिविटी में, देखो, टेक अ 10 ml वाटर इन बीकर। पानी लो। देखो एनसीईआरटी ने बताया किस तरह से काम करना है। सबसे पहले पानी लिया मैंने बीकर में, बीकर कुछ नहीं भगोनी होती है, ठीक है? तो पानी लिया मैंने 10 ml बीकर में। उसके बाद क्या, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब अपन एसिड ऐड कर रहे हैं, समझे बात को? जी हाँ, बोलो बोलो, समझे? हाँ, अब अपन एसिड ऐड कर रहे हैं, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड swirl the beaker slowly। swirl यानी वही घुमा रहे हैं अपन, स्टर करना है, swirl करना है यानी घुमाना। टच द बेस ऑफ द बीकर। अब क्या होगा यहाँ पे, है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, है ना, पर अगर अपन पानी मतलब एसिड में पानी डाल देते तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी हो जाती। एक्सोथर्मिक यानी गर्म तो होगी अभी भी, जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें आप कर रहे हो काम, जो भी भगोनी जो भी है, वो गर्म तो होगी थोड़ी सी नीचे से, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि एकदम से फट ही रहा है एकदम, है ना, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो वैसी टाइप की कब होगी, लिख देता हूं ऊपर। अगर मैं क्या लिखूं, वाटर टू एसिड, अगर मैं पानी डाल दिया एसिड में, वाटर टू एसिड, तो कैसी रिएक्शन होगी? देखो मैं एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा का वैसे लिख दूंगा, स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, ठीक है? तो अगर वाटर टू एसिड डाल दिया तो ये स्प्लैश आउट हो जाएगी, है ना, मतलब रिएक्शन तो एक्सप्लोसिव होगी। क्या होगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। इसका मतलब क्या है, यानी पानी उछल के बाहर आ जाएगा, पानी क्या एसिड, है ना, और उससे क्या हो जाएगा, हो सकता है अगर स्किन पे कहीं पे लग गया तो वहां से बर्न्स हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है। जी उसके बाद वो तीसरी स्टेप में लिखा है कि एक्टिविटी के टच द बेस ऑफ द बीकर। इज देयर अ टेम्परेचर चेंज? हाँ, टेम्परेचर बढ़ चुका है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? बताओ, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? होगी। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो उसके ऊपर एक छोटा सा, हाँ, टिक भी लगा सकते ट्रायंगल हो वहीं बन पे, ट्राइंगल। हाँ, उसको देखते हैं अभी साइड में जो बना है। अब देखो, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब सोच के देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, एकदम सेम होगा, ठीक है? इस चीज को याद रखना। अभी तक जो भी मैंने एसिड के लिए बोला है सब कुछ बेस के ऊपर लगता है। NaOH हाँ, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उस पर आते हैं अभी, चलो ठीक है। तो वो दोनों भी लिखा दूंगा, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH KOH। तो ये क्या करेंगे, जल्दी से वो मतलब 1000 मॉलिक्यूल लूंगा NaOH के, तो 1000 Na प्लस देगा, 1000 OH माइनस देगा। जो भी मैंने अभी तक बोला ना एसिड के लिए, सब कुछ बेस के लिए भी सही है ना। बेस में स्ट्रॉन्ग ले लेना है, एक वीक ले लेना है, उसी तरह का कंपैरिजन है पूरा का पूरा। समझ गए डाइल्यूशन का भी मतलब? और ये जो अभी एक्टिविटी बताई कि भाई अगर ऐड करना है तो अपन बेस ऐड करने वाले वाटर में, है ना, तो और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ, है ना, कभी भी वाटर को बेस में नहीं ऐड करेंगे, एकदम सेम रहेगा सब कुछ बेस के लिए। समझ गए? जी चलो 24 पेज नंबर, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। उसके बाद केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। इनने नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ही क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये है कंसंट्रेट, ये मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अगर मैं एसिटिक एसिड को मिला रहा हूँ ना तो इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो हाथ में छू भी जाता है तो वो कुछ नहीं करता, पानी जैसे ही लगता है, ठीक है? ओके, हाँ। तो उसके बाद क्या लिखा है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। ठीक है, तो एसिड को मतलब किसको ऐड करना है, एसिड को करना है वाटर में। किस तरह से, स्लोली, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है अपन को, एक साथ पूरा नहीं डाल देना, स्लोली यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप। और क्या करना है, कांस्टेंट स्टरिंग करनी है, ठीक है, लगातार घुमाते रहना। और 2 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बस इसके ऊपर, वो प्रॉब्लम है ना, इसलिए याद कर लो बस, बहुत बेसिक सी चीज है, सिंपल सी चीज है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी को आप एसिड में डाल रहे हो तो स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स जो लिखा है एनसीईआरटी में, है ना, concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating। यानी क्या बोल रहा है वो, कि कांच जो है ना, कांच फूट सकता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे या बीकर के नीचे जो कांच है वो फूट सकता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वो उसके कारण। ओके, है ना, ऊपर वाले केस में, नीचे में नहीं होगा ऐसा, नीचे में ढंग से कर रहे हैं अपन। तो उसके बाद लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। अब देख लो वार्निंग साइन को, पहले भी दिखा चुका हूं मेरे ख्याल से।
क्या दिखा रहे हैं वो लोग जी। कि एसिड जो है कितना एसिड कोरोसिव है। अगर हाथ पे गिर जाएगा तो उसमें हो जाएगा। हाँ वो कोरोजन करा देगा, बहुत कोरोसिव जी टाइप का एसिड है। अभी कोरोजन वो वाला नहीं है ना, पहले ही बता दिया था मैंने। ये कोरोसिव जो है एसिड और बेस में जब बोलते हैं कि कोरोसिव है तो इसका मतलब ये जला देता है और एकदम उसको मेल्ट टाइप कर देता है अपन। ठीक है, तो लुक आउट फॉर वार्निंग साइन हो गया ऑन द कैन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। हाँ तो बेस में भी यही चीज होगी, बेस में भी यही होता है ना कि कोरोसिव। अपन ने तो बेस के लिए ही पढ़ा था, डू यू नो में अपन ने जो देखा था वो तो बेस के लिए पढ़ रहे थे अपन, एल्कली के लिए। ठीक है, उसके आगे की मेरे ख्याल से लाइन तो तुम लोग समझ ही गए हो, अंडरलाइन भी कर लिए। ठीक है, लास्ट बार पढ़ देता हूँ, डाइल्यूशन की डेफिनेशन है वो पूरी। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। दिख गया था अपन को, डिक्रीज हो गए थे। हाँ 1000 थे पहले 1 लीटर में, उसके बाद 200 बचे थे 1 लीटर में, याद आ गया। जी जी ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस और या फिर OH माइनस, दोनों के लिए ट्रू है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब ही वही होता है, लिखने की जरूरत नहीं थी। उसका सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। जी कोई डाउट। 1 2 3 क्वेश्चन, अगले पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन मतलब क्या, पेज नंबर 25, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपन पहले ही कर चुके हैं, याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बचे, बस जल्दी से कर लेते हैं। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? ये देखो, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछा जा सकता है ना। सिंपल आंसर है इसका कि क्या होगा अगर आप वाटर टू एसिड ऐड करोगे, है ना, पानी को एसिड में डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगी। अब वैसा मत लिखना कि सारे HCl मॉलिक्यूल भागने लगेंगे, वैसा मैंने इमेजिन करने के लिए बताया है ना। तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो मैं पढ़ देता हूँ। बिकॉज हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, इतना लिखना है बस। कि इसमें क्या होगा कि वाटर टू एसिड ऐड करेंगे तो द हीट जनरेटेड इज मतलब इज एक्सेसिव हीट इज जनरेटेड व्हिच मे कॉज द रिएक्शन द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। इस लाइन को लिख देना बस, है ना। टीचर ये मतलब जानना चाहती है बस, ये पता है कि नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। वाइल, अब इसमें ऐसा करके लिख देना कि वाइल इन केस इन द केस व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, है ना, पानी में एसिड डाल रहे हो। दे दे। हाँ देखो, ऐसा आंसर क्या होगा तुम लोग का कि सबसे पहले इन व्हेन वाटर इज एसिड टू when water is added to an acid, the heat generated is so excessive that the mixture may splash out and cause burns. समझ गए। जी इसके बाद क्या लिखना है, whereas in case when acid is added to water slowly drop by drop and with constant stirring the heat is minimized, the heat released is minimized, यानी कम हो जाती है ना। तो बस वो आराम से अपन मतलब रिएक्शन को कंडक्ट हो जाती है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद 5th वाले पॉइंट पे आ जाओ, आंसर बता देना मेरे को बस कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस इफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। बताओ मेरे को, इंक्रीज हो गया डिक्रीज, इतना ही आंसर लिखना है। डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी भाई, डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना, डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी दिखाया था पहले 1000 मॉलिक्यूल्स थे। राम तेरे को आवाज आ रही है? जी आ रहे। हाँ तू भी बोल भाई, आंसर दे। तो क्या होगा, HCO प्लस जो है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती थी, है ना। 1000 थे, मैंने 4 लीटर पानी ऐड कर दिया था, क्या कर दिया था, डाइल्यूशन कर रहा था। तो अब जो डाइल्यूट एसिड है अभी भी स्ट्रॉन्ग, वो है ना, HCl है अभी भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 1000 के 1000 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बोला है। ठीक है, पर कंसंट्रेशन जरूर कम हो गई है उसकी, H प्लस की। क्यों कम हो गई, या फिर हाइड्रोनियम आयन की क्यों कम हो गई, क्योंकि भाई जो वाटर ऐड किया आपने उससे मॉलिक्यूल नहीं बढ़े H प्लस के, समझ रहे हो ना। मॉलिक्यूल H प्लस के उतने ही है, बस वॉल्यूम बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, 1000 मॉलिक्यूल 1 लीटर में था, अब 1000 5 लीटर में हो गए, तो कंसंट्रेशन गिर के 200 हो गई बस। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस व्हेन एक्सेस बेस। हाँ ये देखो, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोच के बताओ थोड़ा मेरे को, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज होगी। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, रीजन भी बताना क्यों होगी। जी स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बताओ। हाँ चलो ठीक है, सोच के देखो, वापस से एक बार ले क्वेश्चन लिया। पढ़ के देखो, सोच के देखो क्या पूछना चाहे। हाँ इतना ही आंसर होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, पर क्या होगा कैसे होगा वो थोड़ा समझाऊंगा। एक काम करता हूँ,
पहले मैं तुम लोग को बेस का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। बेस में क्या होता है, बेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए NaOH, KOH। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम है, वीक ज्यादा है। NH4OH आ जाता है ना। स्ट्रॉन्ग दो ही है, बाकी जितने भी ज्यादातर जो दिखेंगे वो वीक ही होंगे। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे वीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? जी आ जाओ जरा, अब एक चीज और देखते हैं जी। अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो छोटी सी चीज है। नाम भी समझ में आ रहे हैं ना सबके? देखो इसको क्या बोलेंगे, बैंक तू बता मेरे को, NaOH का नाम क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। हाँ रुक जाओ, उस पे Increase. आता हूँ क्वेश्चन पे। काय का NaOH का नाम क्या होता है, केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होता है गोपाल, तू बता, KOH का नाम क्या होता है? KOH का इसका होता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है राम, तू बता मेरे को, CaOH होल ट्वाइस का क्या होता है? दोनों के बता दो, CaOH होल ट्वाइस और MgOH का। मैग्नीशियम और Ca का ये वो कैल्शियम। रुक जा राम को बोलने दे। हाँ राम बोल। CaOH का होता है लाइमस्टोन। नहीं भाई, थोड़ा सा गलत हो गया। एक तो स्लेक्ड लाइम है ये। कैल्शियम हाँ हाइड्रोक्साइड और ये है लाइम। स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, है ना। ये है स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर था ये, है ना। और वैसे भी मैं ये वाला नाम नहीं पूछ रहा था, मैं केमिकल नेम पूछ रहा था। ये तो कॉमन नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका। समझ गया राम? जी चलो ठीक है, इस वाले का याद रखना बस थोड़ा, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। अगर वो क्या होता है कि वो नाम से ही देते हैं, रिएक्शन ऐसे तो नहीं देते। बोलते हैं कि बताओ जब मैं क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालूंगा तो रिएक्शन कैसी होगी। अब पता ही नहीं अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है तो कैसे करेगा बच्चा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, इसको याद रखना, जी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक रेडिकल और याद दिला देता हूँ तुम लोग को। अभी तक अपन को कुछ याद है? एक होता था ये SO4 2- याद है ना, सल्फेट। जी। हाँ बता मैं इसको क्या बोलते थे, NO3- को? नाइट्रेट। बहुत बढ़िया। मैं नहीं क्या, राम तू बता जरा, PO4 3- को क्या बोलते थे? इसको मैं बताऊं? PO4-। सोचने दो। एक सेकेंड। अच्छा P क्या होता था, फास्फोरस, याद है ना? फास्फोरस, हाँ। हाँ मैं बता दीजिए। फॉस्फेट। फॉस्फेट है ये, समझ गए, फॉस्फेट। तो अब एक और याद कर लो, NH4+, है ना, NH4+ है इस बार, ठीक है। NH4+, ये होता है अमोनियम, हाँ ठीक है। ये 8 लग जाता है जब लास्ट में ना ये माइनस चार्ज वाले रहते हैं ज्यादातर, तो प्लस वाले में EM लगता है आपकी। में चलो ठीक है, कार्बोनेट तो भी NH रहता था ना, क्या क्या रेडिकल में क्या रहता था? कार्बोनेट। हाँ हाँ कार्बोनेट भी था एक, चलो वो भी लिख देते हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, इतने मेरे ख्याल से याद थे तुम लोग को पहले तो। एक और बता दिया मैंने आज। अमोनियम। ठीक है, अमोनियम जो है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसके बता देता हूँ। NH4+ है तो Cl- के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर जाएगा। तो ये देखो एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH- होता है और NH4+ होता है। समझ गए ना? चलो ठीक है, ये मेरे को थोड़ा नया लग रहा था तुम लोग के लिए तो वो बता दिया, बाकी सब तो देखे हुए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया? आ जाओ जरा, अब उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा, 6th क्वेश्चन को, है ना। क्या पूछ रहे हैं वो लोग, मैंने एक बेस लिया और उसमें मैंने और बेस डाल दिया, है एक्सेस में और बेस डाल दिया, तो क्या होगा, OH- की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा पूछ रहे हैं। देखते हैं थोड़ा, अब मैंने थोड़ा सा बेसिस, हाँ आंसर यही है, इंक्रीज होगी। क्यों होगी ये देख लेते हैं 2 मिनट में। NaOH है, किसमें टूटेगा बोलो? Na+OH। हाँ Na+OH-, ये किसमें टूटेगा नीचे वाला?
Pa2+, हाँ, और OH। बोलो बोलो, 2 OH निकलेंगे, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने मान लो पहले मेरे पास एक बीकर था, उसमें ये था बस NH4OH का, है ना, सॉल्यूशन था मेरे पास बीकर में, सॉल्यूशन था यानी क्या, पानी मिला हुआ था उसमें, ठीक है। तो NH4OH था एक बीकर में, फिर मैंने क्या किया, उसमें CaOH वोल्टवाइज भी डाल दिया। तो अब देखते हैं जरा हुआ क्या। NaOH जो है वो पानी में मिलके ये कुछ रिलीज कर रहा था, Na+ आयंस और OH- आयंस, है ना। हाँ तो OH- आयंस, है ना, मान लो कि कुछ कितना बोल दूं, 10 मोल पर लीटर, क्या लिख दिया इसके आगे, मतलब नहीं, छोड़ो, 10 मोल पर लीटर, यानी कुछ मैंने कंसंट्रेशन का यहाँ पे वर्ड लिखा, ठीक है। तो 10 जो है इसकी कंसंट्रेशन थी पहले OH- की, अब ये भी आ गया है, तो ये क्या हाँ कर रहा है, मान लो, और अब ये थोड़ा सा वीक है ना, मान लो थोड़ा सा वीक है, पर फिर भी क्या कर रहा है, ये थोड़ा कम रिलीज कर रहा है, पर कर तो रहा है, 5 भी ज्यादा हो गया, 2 मोल पर लीटर रिलीज कर रहा है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 12 मोल पर लीटर हो गई। हाँ बताओ, समझे बात को। जी जी। समझ तो क्या होगा, ओवरऑल बढ़ गई, समझ गए। जी समझ गए। चलो ठीक है, तो क्या होगा, फिफ्थ का आंसर इंक्रीज होगा, लिख भी लो उसके आगे, लिख फिफ्थ, लिया। सॉरी सिक्स्थ का आंसर, हाँ फिफ्थ का आंसर होगा डिक्रीज, क्योंकि डाइल्यूट किया वहां पे, सिक्स्थ का आंसर जी होगा इंक्रीज। हाँ कर लिया। चलो ठीक है, ठीक है, इसका तो जरूरत भी नहीं थी स्क्रीनशॉट की। आ जाओ आगे अपन बढ़ते हैं। अब पीएच वाली कहानी बड़ी इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगी, मेरे ख्याल से मैं सीधे पढ़ भी सकता हूँ। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब क्या किया, अब अपन को ये जानना था कि भाई कौन सा एसिड कितना ज्यादा H+ देता है, कितना ज्यादा OH-, मतलब कौन सा बेस कितना ज्यादा OH- देता है, जानना है बेसिकली, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, बिना उनकी रिएक्शन कराए, बिना ज्यादा वो करे। तो अपन ने क्या किया, एक इंडिकेटर निकाला इस चीज के लिए भी। इंडिकेटर का नाम याद है क्या, एक मैंने बताया था, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एक ऐसा इंडिकेटर जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग दे, वीक एसिड में अलग दे, न्यूट्रल पे अलग कलर दे, वीक बेस पे अलग और स्ट्रॉन्ग बेस पे अलग, यानी एक बड़ी रेंज में कलर दे वो। ऐसा कोई इंडिकेटर याद आ रहा है। पीएच। हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो था, जिससे अपन पीएच हाँ, पेपर बनाते थे, याद आया। हाँ जी अगला पेज पलट के देखो जरा, 26 पेज नंबर पे जाओ, दिख गया तुम्हें, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो पीएच पेपर है, पहले भी देख चुके हैं क्योंकि अपन, है ना, इसलिए बता रहा था। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पे अलग कलर देगा, वीक पे अलग देगा, तो ये अलग, इसकी पूरी एक रेंज है। बाकी क्या करते थे, एसिड पे ये, बेस पे ये, है ना, इसकी पूरी एक रेंज है कि स्ट्रॉन्ग पे भी अलग देगा, वीक पे भी, है ना, इस तरह से। तो स्ट्रॉन्ग पे क्या होता है, बहुत रेड टाइप का कलर देता है, और वीक पे क्या होता जाता है, वॉयलेट की तरफ जाता है ना, बीच में आएगा अपना ग्रीन आएगा बीचों बीच। यहाँ इसके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके देखो मैं एनसीईआरटी में जैसे दिए वैसा का वैसे ही बता देता हूँ। देखो दिख रहा है ना तुम्हें, एकदम रेड कलर का कलर है 0 पे, और 14 पे एकदम वॉयलेट हो चुका है ना, वो एकदम ब्लैक लग रहा है पर वो वॉयलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड है, और एकदम उस साइड क्या है, वॉयलेट है, बीच में 7 पे कैसा है, ग्रीन है। और 0 से 7 में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऑरेंज आ रहा है, फिर येलो जा रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, और फिर 7 से लेके 14 पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ग्रीनिश ब्लू टाइप जा रहा है, फिर थोड़ा ब्लू टाइप हो गया, उसके बाद इंडिगो से लेके पूरा वायलेट तक चला गया। समझ गया बात को। चलो ठीक है, तो बस इतनी सी चीज है। तो अपन ने क्या कर लिया, एक इंडिकेटर अपन ने निकाल लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिससे अपन ने पीएच पेपर बना लिया। अब ये पीएच पेपर क्या है, लिटमस जैसा नहीं है कि बेस में डाला तो ब्लू, उसमें डाला, ये एकदम एग्जैक्ट कलर के हिसाब से बता सकता है कि उसका पीएच कितना है। समझ रहे हो ना, इसका कलर अपन देख के ये अप्रोक्सीमेटली एकदम बता सकते हैं कि कितना पीएच होगा उसका। अगर ग्रीन के आसपास आ रहा है बता सकते हैं न्यूट्रल है, अगर हल्का सा येलो जा रहा है इसका मतलब है कि हल्का सा एसिडिक है ना, माइल्डली एसिडिक। एकदम रेड हो गया इसका मतलब बहुत एसिडिक। समझ गए, बस उस चीज के लिए है ये चीज। अब इसके आगे पीएच तो मैंने मेरे ख्याल से बहुत पहले अच्छे से समझा ही दिया था, फिर भी बता देता हूँ। पीएच की क्या अपन ने क्या कर दिया, एक स्केल बना दिया 0, 7, 14। अब एक शायद क्वेश्चन आया तुम लोग के दिमाग में, 0 से 14 ही क्यों होता है, तो इसका एक कॉम्प्लिकेटेड की पूरी डेफिनेशन है पीएच की। चलो थोड़ा सा मैं डराने के लिए लिख देता हूँ, ये देखो समझ में आ रहा है क्या लिखा है। लॉग पता है क्या तुम तीनों में से किसी को। लॉग मैथमेटिक्स का कोई एक सिंबल है। आता है, हाँ हाँ, सिंबल नहीं, एक तरह से फंक्शन कह लो, जैसे साइन कॉस टैन होता है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई।
एकदम अलग है इससे, लॉग करके एक फंक्शन है उसका। तो H प्लस, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। तो H प्लस की जो कंसेंट्रेशन होती है ना, उस हिसाब से आता है पीएच अपना, इस फॉर्मूले से, माइनस लॉग H प्लस, इस फॉर्मूले से ना पीएच आ जाता है, सीधे पीएच दे देता है, बिल्कुल जानने की जरूरत है। ठीक है, आ जाओ। तो ये जो है पीएच स्केल इस तरह से बनाया गया था। तो ये जो वैल्यूज आई ना इस फॉर्मूले से, 0 से 14 के बीच में ही आई है आज तक, समझ गए? इसलिए अच्छा, एक राज की बात और बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या किया गया है, अपन ने एक बड़े अच्छे एसिड आजकल सिंथेसाइज कर लिए, बना लिए, उनकी वैल्यूज माइनस में चली जाती है, -14 तक चली जाती है कुछ एसिड की वैल्यूज, तो बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कुछ बेस की वैल्यू 14 के भी ऊपर चली जाती है। तो ये जो 0 से 14 का सिस्टम है, बहुत नेचुरल टाइप के सब्सटेंसेस के लिए, जो नेचुरल एसिड होते हैं उनका कम से कम 0 तक ही पाया गया है। हाँ। और जो नेचुरल सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल बेस है ना, जो पाया जाता है एनवायरमेंट में, उसका जो है ज्यादा ज्यादा 14 ही गया। अब बनाने को अपन बहुत अच्छे भी बना सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना पीएच स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब पीएच स्केल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्सटेंसेस आते हैं, वो भी अपन आज जल्दी से देख लेंगे, बहुत ही इजी चीज है वो, उसके आगे लिखिए। पहले मैं ये पढ़ देता हूँ। अच्छा, पीएच का मतलब भी एक चीज बताना है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ना? पी होता है पोटेंस, पोटेंस इसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब तो हाइड्रोजन ही। तो हाइड्रोजन जो है उसकी कितनी शक्ति है ना, कितनी पावर है वो दिखा रहा है। बड़ी सिंपल सी चीज है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर होगी उतना कम पीएच होगा। समझ रहे हो ना बात को? जितने ज्यादा H प्लस होंगे उतना कम पीएच होगा, जितने ज्यादा OH माइनस होंगे उतना ज्यादा पीएच होगा। समझे बात को? देखो एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छे से नीचे दिखाया हुआ है, फिगर 2.6 को देखो ध्यान से। ये दिख गया। हाँ, सबसे ऊपर लिखा है उन्होंने एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, है ना? तो नीचे जा रहे हो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है और इंक्रीज इन H प्लस कंसेंट्रेशन है। ऊपर जा रहे हो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, और नीचे लिखा उन्होंने कि डिक्रीज इन H प्लस कंसेंट्रेशन। समझ गए ना? जी। चलो आ जाओ, इसको जल्दी से रीड कर लो। 2.3 से मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन? we know how acid base indicator can be used to distinguish between an acid and a base. We have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus and OH minus ions in solution. अपन देख चुके हैं किस तरह से अपन मतलब एसिड जो है वो H plus देंगे, OH minus जो है बेस देगा, और उसकी कंसेंट्रेशन किस तरह से अपन घटा बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद can we quantitatively find the amount of these ions present in solution? Can we judge how strong a given acid or base is? यानी आप अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कि कौन सा एसिड कितने ज्यादा H प्लस दे रहा है, और उस हिसाब से अपन एक स्केल बना दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर चुके हैं अपन। चलो ठीक है, we can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators, है ना? The universal indicator क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर से बना होता है। shows different colors at different concentration of hydrogen ions। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो जल्दी से। लाइन समझ में आ रही है ना, कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो कलर रेड हो जाएगा, बहुत कम होगा तो ब्लू की तरफ चला जाएगा। जी। ठीक है, उसके आगे क्या है? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। The P in pH stands for potence in German, ठीक है, meaning power। तो on the pH scale we can measure pH generally from 0। देखो उन्होंने जनरली लिखा है, क्योंकि अपन ना अब 0 और 14 के भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन या वेरी बेसिक, है ना? pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution, है ना? कि pH को एक नंबर मानो जो कि बता देता है कि कितना एसिडिक या बेसिक है कोई सॉल्यूशन। बताओ मेरे को, pH अगर 6.5 है तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? वो स्लाइटली होगा। स्लाइट। हाँ चलेगा, है ना? एसिडिक बोलेगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर बताओ मेरे को pH मैंने लिया 7.1 तो एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक होगा। बेसिक होगा क्योंकि 7 के बेसिक है। बाद। अगर मैंने लिया एकदम 7.0 तो कैसा होगा? न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल। हाँ, एकदम 7 ही लिया है यानी, तो उसका मतलब है न्यूट्रल। ठीक है, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यूज लेस देन 7, है ना, ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग pH, है ना? तो pH जो है अपन पेपर बना देते हैं, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर से pH पेपर बना चुके हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। नो भैया नहीं।
अभी थोड़ी जल्दी तो नहीं है किसी को, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये अपन ये भी कर लें, बहुत ही थ्योरी टाइप की चीज है, वरना ना वो चैप्टर थोड़ा पीछे रह जाएगा अपना। कोई दिक्कत नहीं। बताओ थोड़ा सा और करा दूं आज? हाँ करा दीजिए। चलो हाँ, थोड़ी सी दम रख लो बस। हाँ, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? 2 मिनट किए अब मैंने देखो अरे नहीं लिया था, बस यहाँ पे पीएच लिखा था ना। हाँ इतना था, ठीक है, नहीं लिया तो जल्दी से ले लो। हाँ, अब पेज 26 पे ना ऊपर एक एक्टिविटी दी है, दिख रही है? जी। इसको तुम लोग आज होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है? कल मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, करके लाना। ट्राई करना, जितना बने उतना करना, ट्राई जरूर करना पर, ठीक है? करके लाना इसको। क्या है उसमें, उनने क्या किया, अलग अलग घर की चीजें या सब्सटेंसेस ऐसी दे दी हैं और उनसे उनके रिस्पेक्ट में पीएच पूछा है बस। क्या, किसकी वैल्यू? नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट पीएच मत निकालना। एक काम करो, बस इतना निकाल लेना तुम लोग कि कलर ऑफ पीएच पेपर और नेचर ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, बस ये दोनों चीजें निकाल लेना। जी। है ना, इन दोनों चीजों को निकालने का ट्राई करना, ज्यादा फिर एकदम नेट पे उस पे टाइम वेस्ट भी मत करना कि किसी का नहीं मिल रहा तो, है ना, छोड़ देना, अपन कल देख लेंगे इसको। ठीक है, पहला उनने बोला कलर ऑफ पीएच पेपर, तो वो पीएच के हिसाब से ही हो जाएगा, नीचे तुम्हारे पूरा पीएच पेपर बना ही हुआ है। और नेचर ऑफ सब्सटेंस भी पीएच के हिसाब से बता सकते हैं अपन कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। चलो ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इधर पे। एक पैराग्राफ और बचा है छोटा सा, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जो है वहां से करना है अपन को, ठीक है? तो वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जल्दी से। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, अब ये मोलर जो है ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, ठीक है? Then these produce different amounts of hydrogen ions. अब ये चीज जो है ना, ये बता रहे हैं वो स्ट्रेंथ के बारे में, समझे? जी। ये देखो, उनने वही चीज लिखी है जो मैंने एग्जांपल लिया था, वैसा वही वाला है कि इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अगर मैं सेम अमाउंट ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था ना 1000 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, 1000 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, तो इनने उसको बोल दिया 1 मोलर लिया। अभी कोई कंसंट्रेशन की टर्म है, इससे अभी मतलब नहीं अपन को, है ना? ऐसा समझ लो तुम तो 1000 मॉलिक्यूल्स लिए दोनों, तब भी क्या प्रॉब्लम आती है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। तब भी HCl वाला बहुत सारे मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है टूटना, और CH3COH वाला बहुत कम मॉलिक्यूल जनरेट करता है H+। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके आगे की लाइन अंडरलाइन कर सकते हो कि एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस, दिख गई वो लाइन? एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मिल गई ना? जी। हाँ, यहाँ से शुरू हो रही है, देखो मेरी उंगली के आगे से। कर लिया। बताओ तीनों ने कर लिया? चलो ठीक है। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? बेसिस बता सकते हो? हाँ, क्योंकि NaOH और जैसे KOH है तो वो बहुत सारे OH- देते हैं, तो वो है स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी सारे जितने भी थे वो सारे वीक बेस थे। आ जाओ, अब जल्दी से आते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, स्कोरिंग सा है, मैं तो सही बताऊं तो बस उसमें 2-3 वैल्यूज आएंगी बीच में पीएच की, वो थोड़ी सी याद रखनी है, उसमें से भी कुछ कुछ तो डाइजेशन से तुम्हें याद भी होंगी, तो बस उतना थोड़ा सा याद रखना है अपन को, जब मैं रीड ही करते जा रहा हूँ इसको भी, है ना? एकदम रीडिंग वाली चीज है, कुछ उसमें समझाने का इतना मिलेगा ही नहीं तुम्हें। चलो आ जाओ। और प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो सबसे पहली बात तो हाँ पीएच सेंसिटिव होते हैं, मैंने बताया था ना, ऐसा कुछ याद हो तो कि एंजाइम जो होता है वो काम अच्छा करता है तो उसके नखरे बहुत होते हैं, उसको